हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड डोमेन साइकोमोटर और कॉग्निटिव डोमेन। आपने मेरे पीछे जो लेक्चर दो हुए हैं उनमें हमने डिटेल में कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन स्टडी किया। आपने आई होप मेरे वीडियो देखे भी होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले जाके वीडियो देख सकते हैं ताकि ये जो टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। देर आर थ्री डोमेन्स कि जो बच्चे की लर्निंग होती है, जो उसका लर्निंग बिहेवियर है, बीएस ब्लूम ने उसको थ्री डोमेन में डिवाइड किया है: कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर और कॉग्निटिव डोमेन। अगर हम एच की बात करें, कॉग्निटिव हमारे हेड से रिलेटेड है, अफेक्टिव हमारे हार्ट से रिलेटेड है और साइकोमोटर और कॉग्निटिव जो डोमेन है वो हमारे हैंड से रिलेटेड है। यानी कॉग्निटिव में हमने क्या डिस्कस किया था कि बच्चा जो नॉलेज है वो कैसे गेन करता है, यानी ब्रेन के थ्रू करता है। यानी उसमें जो है नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी कैसे उसको अंडरस्टैंडिंग होती है, कैसे उसको अप्लाई करता है बच्चा, कैसे एनालाइज करता है, कैसे सिंथेसाइज करता है और कैसे क्या है डिसीजन बच्चा ले सकता है। सेकेंड हमने क्या है अफेक्टिव डोमेन डिस्कस किया सेकेंड पार्ट वीडियो में। उसमें हमने कि बच्चे के अंदर कैसे इंटरेस्ट को डेवलप किया जाता है, कैसे उसके अंदर अच्छी वैल्यूज, अच्छे इमोशंस, अच्छे आइडियाज बच्चे के अंदर डेवलप किए जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोमोटर और कॉग्निटिव, या इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस डोमेन भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर हम क्या, बच्चा फिजिकल एक्टिविटी यानी जो लर्निंग बाय डूइंग है बच्चे की वो कैसे होती है, कि बच्चा करके कैसे सीखता है, कैसे कैसे उसके अंदर जो मोटर रिस्पॉन्सेज है बच्चे के अंदर डेवलप किए जाते हैं। It was first developed by Simpson 1966 and later modified by Anita Harrow 1972। आज हम जो साइकोमोटर डोमेन करेंगे वो बाय अनीता हैरो 1972 को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मॉडिफाइड ग्रुप है आपका। अनीता हैरो ने 6 सब डोमेन को डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया, लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो फर्स्ट जो सब डोमेन हमारी है ये है रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स क्या होती है? फर्स्ट ये सबसे लोएस्ट, ये इस कैटेगरी का क्या है, सबसे लोएस्ट बिहेवियर है कि कुछ एक्टिविटी, कुछ मोमेंट, या हम कह सकते हैं इनवॉलंटरी मोटर रिस्पॉन्सेज है कि एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलाई अगर हमें मिलता है तो उसके जो प्रति हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ऑटोमेटिकली क्या वो चीजें चलती रहती हैं। ये कैसे कंट्रोल होती है? कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी जो नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको क्या है कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, या क्लोजिंग ऑफ आईलिड, या जर्किंग ऑफ हैंड। अगर क्या है किसी बी ने काट लिया तो हम ऐसे तो नहीं करते, ठीक है बी ने काट लिया, हमारा हैंड एकदम क्या होगा, ऐसे होता है। या हॉट टी और हॉट कॉफी, हमारा हाथ किसी गर्म चीज के साथ टच हो जाता है तो वहां पे हमारी रिएक्शन क्या होती है, ऐसा नहीं कि जो मैसेज ब्रेन तक जाता है, यानी हम एकदम उस हाथ को झटक देते हैं, ठीक है, यानी जर्किंग ऑफ हैंड, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर ये मूवमेंट नहीं होंगी तो क्या होगा, जो हम सरवाइव नहीं कर सकते, हमारी क्या है डेथ हो जाएगी। अगर हमारी हार्ट बीट है वो नहीं चलेगी, अगर हम कहेंगे कि आप चले या रुक जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी वो ऑटोमेटिक चलती है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ये क्या है, बहुत जरूरी है, इनवॉलंटरी है, अपने आप होती है, ठीक है। सेकंड अगर हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की साइड अगर जाते हैं, सेकंड आता है बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स। नाम से क्लियर है, ये बेसिक होती है। दीज मूवमेंट्स आर नॉट सो इनबोर्न और इननेट, यानी ये जन्म के साथ नहीं होती, लेकिन बच्चा इसको क्या है अर्ली डेज ऑफ लाइफ में गेन कर लेता है बहुत जल्दी, यानी 5-6 मंथ में बच्चा क्या इसको गेन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल नीलिंग, या इसको कह सकते हैं वॉकिंग, जंपिंग, मूविंग ऑफ हैंड, मूविंग ऑफ नेक, मूविंग ऑफ हेड, यानी क्या बच्चा जन्म थोड़े दिनों के बाद ही बच्चा इसको गेन कर लेता है। ये मोमेंट्स बेसिक क्यों है? यही वो मोमेंट्स है जो हम जितनी भी आगे एक्टिविटी करेंगे उसमें ये हमारी हेल्प करेंगे, कि हमें रन करना है, हमें वॉक करना है, या हमने कोई चीज हमने कैरी करनी है, यानी जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ये क्या है बेस का काम करते हैं, तभी हम इनको बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स।
एंड थर्ड वन इज परसेप्चुअल एबिलिटीज। ये क्या है, ये मोटर रिस्पॉन्सेज हम क्या परसेप्शन से सीखते हैं, परसीव करते हैं, यानी सेंसेशन से सीखते हैं थ्रू सेंसेस। इसको हम क्या है एक्वायर्ड और लर्न बिहेवियर भी कह सकते हैं, क्योंकि हम ट्रेनिंग देकर बच्चे को सेंसेस के थ्रू बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम करवाते हैं, कभी स्मेल या टच या बच्चा देख के ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ पर क्या है बच्चे को सिखाया भी जाता है, एक ट्रेनिंग क्या है बच्चे को दी जाती है। लेकिन ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, थोड़ी सी ट्रेनिंग देके क्या है हम इसको बच्चे को सिखा सकते हैं। लेकिन जो पहले मैंने एक्टिविटी बताई है इनमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या है अपने आप होती है, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स भी क्या है कोई एफर्ट्स कोई क्या है ट्रेनिंग की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। ये बच्चा क्या है कुछ टाइम के बाद बच्चा यानी कुछ महीने में बच्चा इसको सीख लेता है। नेक्स्ट फिजिकल एबिलिटीज, ये जो साइकोमोटर डोमेन बिहेवियर है ये इसके लिए जो इफेक्टिव एबिलिटीज है ये कौन सी है फिजिकल एबिलिटीज, क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर एक एडिक्वेट फिजिकल स्टेमिना या फिजिकल एबिलिटीज होनी चाहिए ताकि वो अपने काम को प्रॉपर कर सके। किसी भी प्रोफेशन में अगर हम जाते हैं तो हमें क्या है किसी भी अगर हम प्रोफेशन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आर्मी मैन या पुलिस मैन, वो क्या बहुत सारी फिजिकल एबिलिटीज उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरे भी ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिसमें बच्चे को क्या है ट्रेनिंग देकर उसको क्या स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, बच्चों को हार्ड वर्क करना सिखाया जाता है। यही रीजन है कि स्कूल में बहुत सारे हम वर्क एक्सपीरियंस के पीरियड ऐड करते हैं, क्यों, ताकि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके, बच्चे की क्या है फिजिकल एबिलिटीज उसके अंदर डेवलप की जा सके। क्योंकि एजुकेशन का जो मेन रीजन है बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, ना कि इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलपमेंट। क्योंकि अगर बच्चे की हमें क्या है ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहिए तो बच्चा क्या है फिजिकल एबिलिटीज भी उसके अंदर डेवलप की जानी चाहिए ताकि वो अपने काम को क्या है प्रॉपर कर सके। तो इसमें फिजिकल एबिलिटीज में अगर हम सिखाते हैं तो इसमें भी हम ट्रेनिंग बच्चे को देते हैं। साथ में जरूरी है कि जब भी फिजिकल एबिलिटीज डेवलप करनी है तो बच्चा क्या है डेली उसकी प्रैक्टिस करे। ड्रिल वर्क बच्चे को दिया जाता है, या स्कूल में बहुत सारे पीरियड या कॉलेज में ऐसे होते हैं कि वहां पे बच्चों को क्या है काम करवाया जाता है, जैसे गार्डनिंग है, ठीक है, या कोई भी दूसरे ऐसे वर्क है, होम साइंस, ठीक है, जिससे हम बच्चे क्या फिजिकल एबिलिटीज को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्किल्ड मूवमेंट। ये जो आपकी मूवमेंट है ये बॉडीली मूवमेंट है, ये किसी भी पर्टिकुलर स्किल को परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं। नेम से क्लियर है स्किल मूवमेंट, कि वो मूवमेंट क्या है कौन से मूवमेंट जो किसी स्किल पर्टिकुलर स्किल को परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलरिंग या ड्राइविंग, डाइविंग, जो आपका प्लेइंग म्यूजिकल ऑर्गन, स्विमिंग, स्केटिंग, यानी बहुत सारे ऐसे काम हैं, यानी वो एक पर्टिकुलर स्किल में बच्चे को क्या है परफेक्ट बनाया जाता है। इसमें क्या है एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक क्लियर लर्निंग है, और इसमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बच्चे को जरूरत होती है। जितना बच्चा क्या है उसमें ट्रेनिंग लेता है उतना ही वो क्या है परफेक्ट बनता चला जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्किल वाले प्रोफेशन है कि बहुत सारे बच्चे जो उसमें पर्सन होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, यानी वो उसमें उनको सक्सेस मिलती, क्यों, क्योंकि उन्होंने काफी स्किल लेकर पर्टिकुलर क्या है उसकी प्रैक्टिस करके वो उसमें क्या है उन्होंने काफी प्रैक्टिस की वो क्या है परफेक्ट बन गई। अगर हम जो हाईएस्ट की बात करें, जो नेक्स्ट 6 सब डोमेन है नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन, ये क्या का हाईएस्ट सब डोमेन ऑफ द साइकोमोटर और कॉग्निटिव डोमेन, ये क्या का हाईएस्ट सब डोमेन ऑफ साइकोमोटर और कॉग्निटिव डोमेन। नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन ये हाईएस्ट लेवल का है कि हमें बगैर कम्युनिकेट के यानी विदाउट कम्युनिकेशन हमने अपने आप को क्या है अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, किसी थीम को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ये कौन सा हो सकता है क्लासिकल यानी हाई लेवल का आपका क्लासिकल डांस, स्केचिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, यानी इस टाइप के होते हैं कि बहुत कम लोग इस लेवल तक पहुंच पाते हैं कि यहाँ पर अपने जेस्चर्स के थ्रू अपनी बात को कहना है।
कम्युनिकेट नहीं करना, सिर्फ क्या है वो बॉडी मूवमेंट यानी जेस्चर्स के थ्रू अपनी बात को हमें दूसरों तक पहुंचाना है, किसी थीम को दूसरों तक पहुंचाना है, इसमें डिस्कस नहीं करना। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल दिस टॉपिक्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो मेरे तीनों पार्ट से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चंस आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें पेडागोजी आती है या स्टेट सीटेट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग। अभी हमने डिस्कस किया कि आपके 3 डोमेन्स हैं। तो फर्स्ट आपका है एक्सपेरिमेंटल, सेकंड बी अफेक्टिव, सी ऑप्शन स्पिरिचुअल एंड फोर्थ वन इज प्रोफेशनल। हमने डिस्कस किया कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या जो लर्निंग डोमेन है वो क्या है, देयर आर 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। यहाँ ऑप्शन में ओनली क्या है, हमारे पास अफेक्टिव डोमेन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफेक्टिव डोमेन, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कोई डोमेन नहीं है, स्पिरिचुअल भी कोई डोमेन नहीं है, प्रोफेशनल भी कोई डोमेन नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल इन द डैश। ए आपका है कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, बी अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग, सी कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग एंड फोर्थ वन इज साइकोलॉजिकल डोमेन ऑफ लर्निंग। फर्स्ट अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले 4 ऑप्शन है, हमारे पास है कि 3 डोमेन है, यानी साइकोलॉजिकल कोई डोमेन नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या कर देना है, इसको क्रॉस कर देना है। सेकंड कि डूइंग एस्पेक्ट, हमें पता है कॉग्निटिव किससे रिलेटेड है, टू नो, यानी ये भी नहीं है, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड है, टू फील। कॉग्निटिव डोमेन या आपका क्या है, साइकोमोटर डोमेन, ये किससे रिलेटेड है, डूइंग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट वन इज a student is aggressive in his behavior towards his peer group and doesn't conform to the norms of the school। यानी बच्चे का बिहेवियर कैसा अग्रेसिव है अपने पीयर ग्रुप के प्रति, ठीक है, और वो स्कूल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, ठीक है, प्रॉपर नहीं है, तो दिस स्टूडेंट नीड्स हेल्प इन, यानी कौन सी डोमेन बच्चे की हेल्प करेगी, यानी कौन सी डोमेन की जरूरत है उसको, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स। हमें पता है 3 डोमेन्स है, ये कोई क्या है, कोई डोमेन नहीं है, पहले इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आपका है साइकोमोटर डोमेन, ये किससे रिलेटेड है, डूइंग एस्पेक्ट, यानी ये भी आंसर हमारा क्या है, राइट नहीं है। थर्ड ऑप्शन है अफेक्टिव डोमेन, ये किससे रिलेटेड, हमारा वैल्यू से रिलेटेड, कि अगर हमें अच्छी वैल्यूज डेवलप करनी है तो किस डोमेन के थ्रू हम कर सकते हैं, अफेक्टिव डोमेन। तो इसमें कौन से डोमेन हमारी हेल्प करेगी, अफेक्टिव, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following cognitive verb are used to analyze information given। यहाँ पे हमें cognitive verb यानी cognitive domain, उसमें 6 सब डोमेन थी, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे वर्ब पूछी गई है किससे रिलेटेड, जो एनालाइज है, एनालिसिस सब डोमेन है, उससे रिलेटेड वर्ब क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट आपका है डिफरेंशिएट, क्लासिफाई, डिस्क्राइब, देन आइडेंटिफाई। हमें पता है कि आइडेंटिफाई किससे रिलेटेड है, नॉलेज, तो ये हमारा नहीं हो सकता। क्लासिफाई किससे रिलेटेड है, कॉम्प्रिहेंशन, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। डिस्क्राइब हम किस में करते हैं कि जब अंडरस्टैंडिंग होती है तब क्या हम उसको एक्सप्लेन यानी डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, तो ये भी नहीं होता। राइट आंसर आपका क्या होगा, डिफरेंशिएट, कि जब एनालिसिस यानी एक हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो क्या हम डिफरेंशिएट, किसी भी चीज में क्या डिफरेंशिएट करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ इमोशन इज, या यहाँ पे हम कहेंगे जो इमोशन है उससे जो रिलेटेड एलिमेंट है वो कौन सा है। हमें पता है कि जो इमोशंस है, ठीक है, ये जो इमोशंस कौन से डोमेन से रिलेटेड है, अफेक्टिव,
और वहां पे क्या है, वो अफेक्टेड डोमेन किससे रिलेटेड है, टू फील यानी फीलिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मोटिव, गोल, फीलिंग, सक्सेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि जो इमोशन है वो किससे रिलेटेड है, फीलिंग। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डोमेन इवेल्युएटिंग, यानी जो डोमेन है आपकी सब डोमेन इवेल्युएटिंग इन द ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनोमी, कि जो ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनोमी में डोमेन है इवेल्युएटिंग, वो कौन सा ऑप्शन उसको रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट आपका है इवेल्युएटिंग द पर्टिनेंस ऑफ द डाटा प्रोवाइडेड, यानी जो डाटा हम देते हैं तो कौन सा ठीक है, कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इवेल्युएशन से क्या रिलेटेड नहीं है, ये जस्ट हम उसमें क्या है, अगर अंडरस्टैंडिंग होती है तो भी इवेल्युएट कर सकते हैं कि प्रॉपर डाटा कौन सा है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। क्रिएटिंग अ ग्राफ, ये क्रिएट से है तो ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ आपका है फॉर्मुलेटिंग अ न्यू वे फॉर कैटेगराइजिंग ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर आप देखते हो इवेल्युएटिंग, कई बार हम क्या करते हैं कि ठीक है इवेल्युएटिंग डोमेन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ हम इस वर्ड को देखकर अपना राइट आंसर दे देते हैं, लेकिन ये क्या है, हमारा प्रॉपर वे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसका मीनिंग भी देखना पड़ेगा कि इवेल्युएटिंग किस चीज को इवेल्युएट कर रहे हैं, कि जो डाटा हमें दिया जाएगा उसको क्या पर्टिनेंस, कि हम बता सकते हैं प्रॉपर ठीक है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जजिंग, क्योंकि इवेल्युएशन का मतलब है टू जज, किसी भी चीज को जज करना, डिसीजन लेना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन। Next question is the objective. At the end of this unit, the students would be able to summarize the main events of a story in grammatically correct language belongs to which of the following levels of cognitions. हम पहले कॉग्निटिव डोमेन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम अपने वर्ड में या हम कब समराइज कर सकते हैं, कौन से सब डोमेन में। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके हैं, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एप्लीकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। इवैल्यूएशन आपका क्या नहीं हो सकता, हम इसमें समराइज नहीं करते। एप्लीकेशन में अप्लाई करते, ये भी राइट आंसर नहीं है। सिंथेसिस में क्या है, टू प्रोड्यूस न्यू थिंग। फिर नेक्स्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन, इसमें हम क्या है अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं और हम समराइज कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। Dash motives deals with the need to reach satisfying states and to obtain personal goals. यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन 4 हैं, प्रिजर्वेशन ओरिएंटेड, अफेक्टिव, इफेक्टिव और सेफ्टी ओरिएंटेड, यानी हम अपने पर्सनल गोल्स तक, यानी कब सेटिस्फाई हम फील करते हैं, जब अपने पर्सनल गोल को अचीव कर लेते हैं। तो ये हमारी डोमेन कौन सी है, कि वहां पर एक वैल्यू को डेवलप कर रहे हैं कि हम क्या बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी डोमेन आएगी, राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट ऑप्शन इज बी, अफेक्टिव डोमेन, क्योंकि हमें पता है प्रिजर्वेशन ओरिएंटेड कोई डोमेन नहीं है, इफेक्टिव कोई डोमेन नहीं है, सेफ्टी ओरिएंटेड कोई डोमेन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9, which of the following statement is not related with understanding objectives। कई बार क्वेश्चंस हम ध्यान से रीड नहीं करते, यहाँ पर हमें पता अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव से कौन कौन से पॉइंट्स यानी एक्शन वर्ब रिलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, नॉट रिलेटेड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमें क्या ध्यान रखना है, नोट, कि वो क्या है, इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, वन बाय वन रीड करेंगे। Students will be able to compare cube and cuboid. Students will be able to give the examples of a cube. Students will be able to recall the formula of volume of the cube. Students will be able to explain the concept surface area of a cube. हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें वो ऑप्शन बताना है जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव से क्या है, रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट, क्योंकि हम क्या है, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो कंपेयर कर सकते हैं, ये इससे क्या है, बिलोंग करता है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। सेकंड,
स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गिव द एग्जांपल्स। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो एग्जांपल भी दे सकते हैं, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें वो बताने हैं, वो वर्ब बताने हैं जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन 4 देखते हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ पे एक्सप्लेन ये किससे रिलेटेड है? अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। लेकिन क्या पूछा गया है? नॉट रिलेटेड, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल। हम रिकॉल कौन से सब डोमेन में करते हैं? नॉलेज। यानी ये जो एक्शन वर्ब है ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव से क्या है? रिलेटेड नहीं है। यानी वो कौन से स्टेटमेंट होंगे जो इससे रिलेटेड नहीं है? दिस वन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज द हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है। आप इसको रीड कीजिए और जो इसका राइट आंसर है वो मुझे कमेंट कीजिए, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन भी होगा। थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देती हूँ। क्वेश्चन हमारा है, अ मैथमेटिक्स टीचर प्रिपेयर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन हिज यूनिट टेस्ट। कि टीचर ने क्या है? एक यूनिट टेस्ट प्रिपेयर किया। क्वेश्चन क्या? व्हाट इज सिंबल ऑफ यूनियन। इसमें 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि यूनियन का सिंबल कौन सा है। कई बार एग्जाम में हम इतने एक्साइटेड होते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, और हम क्या करते हैं कि हमें लगा कि ऑप्शन क्या है? 4 राइट आंसर है, और हम क्या करते हैं? 4 टिक, हम उसमें 4 जो है डी फिल कर देते हैं। लेकिन फिर जब हम क्वेश्चन देखते हैं, आगे रीड करते हैं कि ये क्या, कि मैंने तो 4 ऑप्शन लगा दिया, लेकिन हमारा तो क्या है? क्वेश्चन तो अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप उसको ध्यान से रीड कीजिए, और पूरा क्वेश्चन आपको रीड करना है, तब आपको आंसर देना है। यहाँ तक क्वेश्चन नहीं है, ये आपका क्या है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन विच ऑब्जेक्टिव्स, कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से ऑब्जेक्टिव से बिलोंग करता है, कौन से ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड है। तो 4th हमारे हैं नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस। ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये आंसर क्या है? आपको देना है। तो ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो नेक्स्ट हम नई नई वीडियोस लाएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।